ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आवेश क्या होता है और आवेश के टाइप्स पढ़ लिए, आवेश के प्रकार पढ़ लिए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे और किसी भी आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या लिखा, पहले मैंने आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, कि कोई भी आवेश कैसे उत्पन्न होता है उसका सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कैसे वो क्या कहता है, वो कुछ कहता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये हम सबको पता है कि हर पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, पदार्थ की मौलिक इकाई क्या होती है, परमाणु। ठीक है, तो हर पदार्थ के अंदर परमाणु पाए जाते हैं और परमाणु के विषय में हमने पढ़ा है। और परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन यहाँ पे न्यूट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन पी एन न्यूट्रॉन जो क्या होते हैं, ये उदासीन होता है और पी कैसा होता है, धनावेशित होता है। बात समझ में आई। और उसके चारों ओर, ये नाभिक है आपका, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, परिक्रमण करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे आता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ये सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। जो बीच में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच में क्या होता है, एटॉमिक फोर्स, इसका बोलते हैं हम इंटर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नाभिकीय बल होता है। वो दोनों आपस में कैसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाला, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अंदर है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम कक्षा में बाहरी है, बाहर है। तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर वाली कक्षा में होते हैं वो नाभिक के साथ एक आकर्षण बनाते हैं जो मजबूत बल होता है। ठीक है, तो ये जो आकर्षण बल है ना, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे क्या, अधिक आकर्षण बल। जो अंदर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की कक्षा सबसे अंदर की कक्षा है ना, ये तो जो ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल लग रहा है ये अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पास में होता है, क्योंकि पास में है ना, देखो आपको। और जो बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कैसा होता है, कम आकर्षण बल। किसके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा है, थोड़ा कम है। तो कम होने की वजह से आपका ये वाला बल का जो फोर्स लग रहा है तो वो टूटने के चांस ज्यादा है। इसमें बल थोड़ा आधा है, ये इसमें बल कम है, सॉरी इसमें बल कम है ना। फोर्स अगर कम होगा तो किसी चीज को अलग करना आसान होता है। अगर फोर्स ज्यादा है तो उसको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा ताकत ऊर्जा देनी पड़ेगी। सो इसके केस में जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, इसके केस में आपको कुछ थोड़ी सी अगर एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो वहां से कुछ एक नया आवेश उत्पन्न होता है, उसके समझो। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको मैंने किसी वस्तु को, मान लीजिए वस्तु रखी है, ठीक है, उसको मैंने किसी दूसरी चीज से क्या करा, रगड़ा। जैसे कि ये है पेन, ये मार्कर है दोनों, इसको मैंने इसके ऊपर रगड़ा। ठीक है, तो ऐसे इसको किसी और चीज से भी रगड़ सकते हो। तो इसका, और दूसरी चीज मान ली मैंने कांच की छड़ मान ली, ठीक है, ग्लास रॉड, कांच की छड़, और ये मैंने मान लिया रेशम है, ये मैंने माना रेशम। तो इसमें जब इन दोनों को रगड़ोगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। समझ में आई बात। जैसे ही कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा रेशम से, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, परमाणु है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इसमें
इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके क्या करेंगे, इस पर ट्रांसफर होंगे। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है इसमें, तो इस पर आएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई? जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे उस पर कैसा चार्ज आता है, और जो ले उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। क्लियर बात हो रही? जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। कैसा चार्ज है इस पे, आवेश है धनात्मक, धनात्मक, और ये ऋणात्मक। डाउट क्लियर? बात समझ में? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किसी भी वस्तु के अंदर या फिर किसी पदार्थ के अंदर, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। जब एनर्जी मिलती है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश आ जाता है, और जिस पे जाते हैं वो कैसा हो जाता है, ऋणावेश। तो ये था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको ध्यान से समझ लीजिए और आप इसको नोट कर लो, जो कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियों के बारे में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आवेशन की विधियां। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है, यानी कि उस पर चार्ज कैसे लाया जा सकता है, उसके अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला मेथड पढ़ते हैं, घर्षण द्वारा क्या है, आवेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को कैसे घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं उसको समझें। मान लीजिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। जैसे माना कि कांच की छड़ को, एक कांच की छड़ को मैंने लिया, ठीक है, ये क्या है, कांच, ग्लास। इसको मैंने घर्षण कराया किससे, सिल्क से। सिल्क के क्लॉथ है ये, सिल्क कपड़ा, रेशम। जब कांच की छड़ को रेशम के क्लॉथ पर रगड़ेंगे तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, इस पर आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आएगा, बताया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, क्या बताया था कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, रेशम के कपड़े में। तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि यदि किन्हीं दो उपयुक्त पदार्थों को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। समझ में आई बात? जब किसी दो वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ा जाता है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कुछ विशेष कंडीशन भी है उसकी, उसमें जब रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसकी वजह से क्या होगा, और आवेश का उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये पहला मेथड था, घर्षण द्वारा आवेशन। आज समझ में आई? अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे, चालन द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है इसमें क्या करते हैं, किसी दो वस्तु जिस पे एक पे चार्ज है, इसको पढ़ लेते, क्या लिखा है, किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श करा, सर यहां से लिखेंगे, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट पर आवेश है, एक पर नहीं है, दोनों को टच कराएंगे तो इस पर भी आवेश आ जाएगा। तो ये कौन सी विधि है, आवेश की चालन वाली विधि। बात समझ में आई, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे, देखो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर प्लस चार्ज है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, इसको मैंने क्या करा, अनावेशित, आवेशित रहित ऑब्जेक्ट से क्या कराया, इसको पास में ले गए, टच करा दिया, टच कराने पर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण, आवेश ट्रांसफर होगा। अभी इस पे आवेश नहीं है तो अगले वाले में क्या होगा, यहां पर, यहां बना दे रहा मैं कि एक पर
तो इस पे चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो गया। तो जिस पर अधिक चार्ज होगा और जिस पर चार्ज नहीं होगा उस पर चार्ज क्या हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का आवेश क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, तब तक ये चार्ज ट्रांसफर हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें आवेश का दाब यानी आवेश का प्रेशर, चार्जिंग प्रेशर क्या है, अधिक है। आवेश का दाब अधिक है, इससे कारण क्या हो रहा है, इसमें प्लस चार्ज इस पे ट्रांसफर हो रहा है। कब तक होंगे, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश कैसा हो जाए, इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आई। अब तीसरा मेथड पढ़ेंगे, इतना नोट डाउन करिए। तो आवेशन की विधियों के लिए एक तीसरा मेथड आता है जिसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या मेथड का नाम है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस वाले केस में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं करेंगे, बिना टच किए ही हुए भी उनको हम दोनों को आवेशित करने का काम करेंगे। तो इसकी क्या लैंग्वेज है, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। बात समझ में, क्या मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, चार्ज होगा और एक पर नहीं होगा, तो बिना टच कराए उस पर भी आवेश लाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन। कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए एक ये अनावेशित वस्तु है, एक ये भी अनावेशित वस्तु, दोनों टच करके रखी हुई है पास पास में, क्या ये टच्ड है, ठीक है। अब इन दोनों के पास में एक ऐसी ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं जिस पर कैसा है, प्लस का आवेश है। फिर समझो ये कोई दो ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, जो आपस में चिपकी हुई रखी है, टच्ड है। फिर मैंने क्या करा, एक आवेशित वस्तु को, रॉड को, ये आवेशित ग्लास की रॉड है, आवेशित ग्लास रॉड है ये, उसको ले जा रहे हैं हम किसके पास में, इन दोनों गोलों के पास में ले जा रहे हैं। ये यहाँ पर टच हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा वो इस सरफेस पर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, धनात्मक आवेश। क्लियर बात हो रही। जैसे ही इसको हम प्लस आवेश की वस्तु को यानी कि रॉड को उस अनावेशित वस्तु के पास में ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षण होगा यानी कि नेगेटिव आवेश इस तरफ आ जाएगा और इसके अपोजिट पॉजिटिव आवेश भी इधर आ जाएगा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी इसको पास में ही रखना है, इसको दूर नहीं करें। अगर इसको दूर कर दोगे फिर से आपका जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको पास में रखते हुए क्या करो, इन दोनों को सेपरेट कर दो, यहां से ऐसे अलग कर दो। जैसे ही ऐसे अलग करोगे इनको पास में रखते हुए, तब क्या होगा, इस पर एक आपका ये ऑब्जेक्ट ये था जिस पे कैसा चार्ज था, आवेश नेगेटिव था, ठीक है। और इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये कैसा आवेश आ गया, प्लस। जैसे ही इसको क्या करोगे, हटा दोगे यहां पर, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस पर कैसा आवेश आएगा, आपका प्लस का आवेश आ जाएगा। बात समझ में आई कि दो जब अनावेशित वस्तु को टच करके रख देंगे हम, तो अगर उस पर आवेशित वस्तु को लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित होंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज उस तरफ आएगा। जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर दोनों को अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा उसको हम कैसे कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। बात समझ में आई। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो जल्दी से। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो जो आवेश होता है उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है।
आवेश के बारे में पढ़ लिया कैसे उत्पन्न होता है। तो अब इस वाली चीज में क्या बताया कि आवेशों के गुण क्या होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग गुण पढ़ेंगे और उसको समझेंगे भी ध्यान से। तो इसमें सबसे पहला गुण क्या है आवेश का, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। तो जो आवेश होता है वो आपका आकर्षित भी होता है और प्रतिकर्षित भी होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी चॉइस क्या है वो समझेंगे। तो इसमें लिखी बात है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जबकि विजातीय क्या लिखा है यहाँ पर, आवेश होना चाहिए था, आवेश, जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर एक आवेश है प्लस का, दूसरा भी क्या है प्लस, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन। सेम अगर आवेश आ गए कंडीशन उसके प्रॉपर्टी के, तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों की अलग हो जाए, विजातीय हो जाए, तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। समझ में आई। जब सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय मतलब ये पॉजिटिव या फिर ये भी नेगेटिव, तो जब सजातीय कंडीशन आएगी तो दोनों क्या करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन जब एक प्लस आ जाए दूसरा माइनस आ जाए, तब क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी कि वो एक दूसरे को तब आकर्षित करेंगे। क्लियर बात हो गई। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आवेश आकर्षित तथा प्रतिकर्षण का गुण रखते हैं। सही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड उसका गुण है क्या है वो समझो। आवेश का संरक्षण। जैसे हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक दूसरे के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखो इसमें आवेश संरक्षण का नियम का कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, कहीं पे आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, सिर्फ नष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, स्थानांतरित, ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। मान लीजिए एक वस्तु पर आवेश है, इस पर आवेश है नहीं, इस पर उत्पन्न करना है, तो क्या करो, इसका आवेश इस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस पर आवेश नहीं था, इस पर आवेश है, तो क्या करा, मैंने ट्रांसफर करा, ना कि इस पर अपने आप तो आया नहीं। तो आवेश अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, ट्रांसफर जरूर हो सकता है। किसी एक वस्तु पर है, दूसरे पर चला गया, दूसरे से तीसरा चला गया, तो ट्रांसफर तो होता रहेगा, बट वो खुद से उत्पन्न नहीं हो सकता है। और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर आवेश था, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इस पर आवेश है, तो इसको खत्म नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, जब इसको किसी से टच करा दो या फिर कुछ और जगह ट्रांसफर हो जाएगा, तब वो आपका क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। बात समझ में आई। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका आवेश का संरक्षण का। तीसरा पॉइंट, वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसको समझो, ध्यान से समझो कि हर कोई वस्तु है आपका निकाय, मान लीजिए कोई वस्तु आपकी ऐसी है, ठीक है, जिस पर अलग अलग आवेश के कण हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पर Q1 ये है, Q2 इस पर ये माइनस Q3 माइनस Q4 Q5, ये कोई निकाय आपका दिया है, कोई वस्तु दी है जिस पर Q1 Q2 Q3 माइनस Q4 Q5 अलग अलग क्या आवेश हैं, ठीक है। अब उन आवेशों को की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उनको हम बीजगणितीय योग में जोड़ सकते हैं। क्या बीजगणितीय योग होता है, जैसे Q1 Q2 माइनस Q3 Q माइनस Q4 आवेश है किसी निकाय पर, ठीक है। उनको क्या करें, टोटल आवेश निकालना है आपको। कुल आवेश निकालने की क्या करो, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, विद साइन के माइनस Q3 रखा, विद साइन के माइनस Q4 रखा, और भी जितने आवेश हैं सबको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई निकाय है जिस पर इस प्रकार के आवेश रखे हुए हैं, उन सबको ऐड कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आवेश कौन सी गुण को फॉलो करता है,
एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कि योज्यता। योज्यता का मतलब है कि आवेश को हम जोड़ भी सकते हैं। तो तीनों डाउट क्लियर हो गए। अभी एक और आपका रह गया, इसको समझो, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिएगा। तो आवेश का चौथा गुण है कि आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लीजिए किसी वस्तु पर इस पर आवेश है, ठीक है, तो अगर आवेश है, अगर इसको हम बहुत तेज गति कराएं, इस पर वेलोसिटी बहुत तेज हो जाए, तो उस पर आवेश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इसमें हम समझेंगे। तो ध्यान रखो कि किसी भी वस्तु पर आवेश है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई? किसी वस्तु पर अगर आवेश है, कुछ भी प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो कितनी भी स्पीड से चले उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आई? आवेश पर वेग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो कितनी स्पीड ले जाओ, चाहे बुलेट ट्रेन में रख के ले जाओ, चाहे आप हवाई जहाज में ले जाओ, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। तो आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आई? क्लियर? तो चौथी प्रॉपर्टी होगी। अब पढ़ेंगे पांचवी प्रॉपर्टी, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, हम लोग अक्सर इसका न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, फॉर्मूला Q = N का। अब देखो ये क्या कहता है, इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लैंग्वेज है वो समझेंगे। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्या समझ में आई? देखो मान लीजिए इस पर कोई आवेश होगा ना, कुछ भी आवेश होगा, हमें नहीं पता, जो भी होगा वो इस ई की वैल्यू के पूर्ण गुणक होगा। 9e, 10e, 4e, 6e, मतलब जो भी किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वो एक निश्चित वैल्यू यानी कि मूल वैल्यू यानी कि ई के पूर्ण गुणक होगा, यानी कि n। n आपका क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4e, 5e, 6e, इस तरह के होगा। लेकिन कभी भी इस तरह का नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन में आपका आवेश किसी भी वस्तु पर पॉसिबल नहीं है। हमेशा कैसा होगा? पूर्ण गुणक में होगा, Q = Ne। तो यही प्रकृति क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है, क्वांटाइजेशन। इसीलिए इसका बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। बात समझ में आई? पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ा दी। पहली पढ़ाई मैंने आकर्षण तथा प्रतिकर्षण वाली, ठीक है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। फिर उसके बाद जो तीसरा पढ़ा मैंने क्या बोलते, एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कि योज्यता। और चौथा हमारा आवेश पर वेग का प्रभाव। पांचवा है क्वांटीकरण। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ये तो बेसिक फंडामेंटल में पढ़ लिए, अब इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे एक दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।